दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले नौगराव की जो स्कूल है, शासकीय स्कूल, इसके प्राचार्य से मुलाकात कराएंगे और हमारे रूबरू हमारे पास बैठे हैं। हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनका पूरा परिचय जानेंगे, कहाँ से उन्होंने शुरुआत किया, कैसे इस स्थिति में आए। और आज हम जो स्कूल के बारे में जो बता रहे हैं, वो स्कूल गवर्नमेंट है, लेकिन स्कूल को जब आप देखेंगे तो प्राइवेट से भी कहीं बेहतर बनाया गया है। इसके बारे में पूरा सारी जानकारी हम सर के जुबानी सुनेंगे। सर बताएंगे, पहले सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप बताएं आपका जीवन कैसे शुरू हुआ और आपका निवास कहाँ है। सबसे पहले तो राजधानी से जनता तक के मेरे क्रांतिकारी साथियों को और छत्तीसगढ़ के इन महान कृतियों और इस हरियर धरती में पैदा हुए समस्त संतों गुरुओं को मेरा सादर क्रांतिकारी जय भीम जय भीम। मैं कुंज किशोर, प्रभारी प्राचार्य, महात्मा ज्योतिबा राव फुले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुर विकासखंड पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, आप सब लोगों को विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए सर, सबसे पहला सवाल आपने कहा कि मुझे जो जीवन परिचय है, मैं बाल्यकाल से कलकल करती गंजी नाला के तट पर बसे एक छोटा सा गांव भौतरा में तालाब के किनारे एक पीपल का वृक्ष है। पीपल वृक्ष के नीचे मेरा एक छोटा सा मिट्टी का मकान जो मेरा उत्पत्ति है। मेरी मम्मी ने मेहनत करके उस मिट्टी के मकान को बनाए हुए थे। उस मिट्टी के मकान में मैं श्री मनाराम और श्रीमती बंगला देवी, ये जो मेरे माता पिता थे, उनके गोद में मैंने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद जब तक होश संभाला तब तक कि मैं वही था। जैसे ही मुझे होश आया कि मैं कुछ जानने समझने लायक हुआ, तो मुझे मेरे ननिहाल में मेरे मामा लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत दुलार करते थे। और उन्होंने मुझे कक्षा पहली अध्ययन कराने के लिए अपने गांव ले गए। लेकिन बड़ी खेद की बात यह है कि उस गांव में, मेरे मामा के गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। तो मुझे प्राइमरी स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर का जो रास्ता होता था, जिसमें मैं मेड़ खेत से मुझे कूद करके जंप करके कीचड़ से सने हुए मैं प्राथमिक शाला धरदेई में ग्रहण किया। और प्राथमिक शाला होने के बाद मिडिल स्कूल भी मैं उसी स्कूल से पास किया हूँ। प्राथमिक शाला में मैंने मेरिट से पास किया और मेरिट छात्रवृत्ति मुझे मिला है सरकार के द्वारा। इसके लिए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके विचारों से, उनके आदेशों से, निर्देशों से मैं एक गरीब तबका का विद्यार्थी छात्रवृत्ति लेकर मैं अपनी पढ़ाई किया। अगला पड़ाव मेरा 8वीं पास करने के बाद 9वीं में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राहोद में मैंने प्रवेश किया। तब तक मैं बहुत सामान्य विद्यार्थी था। प्राथमिक स्तर में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, मिडिल स्कूल में सामान्य विद्यार्थी था। एक अच्छा से मैं नीचे चला गया और सामान्य मिडिल हो गया। जब हाई स्कूल में गया मैं थोड़ा सा पिकअप किया और हाई स्कूल की जो पढ़ाई है मैं उतने बढ़िया से नहीं पढ़ पाया। उस समय शिक्षकों का अभाव होते थे, इंग्लिश के, गणित के, विज्ञान के। उस समय टीचर हमारे समय में नहीं होते थे, तो उन विषयों का बहुत अच्छे से मैं अध्ययन नहीं कर पाया और इससे गहरी रुचि भी नहीं रही। 11वीं जब हम पढ़े तो एक अच्छे मीडियम प्रेशर जो विद्यार्थी थे वो साइंस लेके पढ़ते थे। तो मेरे मन में आया कि मैं साइंस नहीं लूँगा, क्योंकि साइंस की जो पढ़ाई है मैंने मिडिल स्कूल में अच्छे से नहीं कर पाया। हाई स्कूल में भी मैं उसकी अच्छी समझ नहीं रखता था। तो मेरे जो प्राचार्य महोदय थे उस समय के, जो मेरे गुरु हैं, असली गुरु हैं, श्री कृपाल राम पटेल जी, उनके पास मैं निवेदन किया कि सर मैं कला के विद्यार्थी के रूप में अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो बहुत गदगद हुए। मुझे कहा कि पहली बार कोई अच्छा स्टूडेंट और कला के विद्यार्थी लेने के लिए अग्रसर में हैं, तो मैं आपको जरूर शुभकामनाएँ देता हूँ ताकि मुझे भी हासिल करा। और मैं कला के क्षेत्र में जैसे ही आया, 11वीं से ही मैं स्कूल टॉप करने लगा। एक इतना छलांग लगाया मैं कि मेरा 10वां 12वां स्थान चलता था 9वीं 10वीं।
लेकिन जैसे ही मैंने 11वीं विषय फैकल्टी चेंज हुआ तो मैं सीधी नंबर 1 पे पहुँच गया। और 12वीं का जो मेरा रिजल्ट था, पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों उस समय एक ही थे, तो पूरे मध्य प्रदेश में मेरा 11वां स्थान। कौन से स्थान पर था सर? 1993 में मैं पास आउट। हाँ, जब मैं 93 में पास आउट किया 70.37% के साथ, उस समय का आर्ट्स का सर्वोत्तम स्कोर था वो। तो पूरे गांव के लोग, मेरे साथी लोग, गांव के जितने नागरिक हैं अच्छे, उन लोग पूरे गांव में मुझे घुमाए और लड्डू भी बांटे। तो वो चीज़ें मुझे फिर अपने आप कुछ कर दिखाने का, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। जब इतना सम्मान लोग मुझे मेरे करते हैं तो उस सम्मान की रक्षा मुझे करनी चाहिए। और मैं पढ़ाई फिर वहीं से शुरू की, उसके पहले मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी ख़राब थी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरी आर्थिक स्थिति क्या, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब थी, है ना। मैं तो पैदा होते ही राजा पैदा हुआ। गरीब होने के बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं से डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से, फुले के विचारों से मुझे पैसे की कमी नहीं हुई। बचपन था तब भी मेरा खर्चा कुछ नहीं था, लेकिन पैसे मिल जाते थे। स्टूडेंट लाइफ में भी मुझे अच्छे पैसे मिले और 19 साल की उम्र मेरी नौकरी लग गई। जब नौकरी लगी तो कुछ पैसे मेरे पास अच्छे आए, मैं लोगों से मिलजुल करके अपना परिवार चलाया था। और जब मैं 27 साल का उम्र हुआ तो मेरी शादी हो गई। और जब मेरी शादी हुई तो वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। मेरी ज़िंदगी में एक तूफान आया, तूफान आके टकराया। जब तूफान टकराता है तो फिर वहाँ से एक अलग मूवमेंट होता है, वातावरण बदली। शादी के बाद से मेरे ज़िंदगी का जो वातावरण है वो बदला और एक खुशनुमा बयार चलने लगी। शादी के बाद से मेरी धर्म पत्नी से मेरी परिचय हुआ, उनका साथ मिला। निश्चित तौर पर उनका जो पढ़ाई है वो एक अच्छे स्कूलों में है। रायपुर के सबसे बड़े स्कूल में मेरी पत्नी श्रीमती मंजू जी पढ़ाई की। इंग्लिश के अच्छे ज्ञान है, उसको आज ही लेक्चरर है वो। तो वहाँ से मैंने कुछ सीखा और सीखने के बाद फिर पारिवारिक रूप से जुड़ करके, सामाजिक रूप से जुड़ करके अम्बेडकर के विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये पूछना चाहूँगा जी, आप अम्बेडकर के प्रति काफ़ी लगाव है। जी जी। ये कब से है आप? जी, अम्बेडकर के प्रति लगाव मुझसे बचपन से है। जब हम लोग स्कूल में रहते थे तो स्कूल में रहने के कारण नागरिक शास्त्र की पढ़ाई होती थी। तो नागरिक शास्त्र की पढ़ाई होती थी तो एक पूरा चैप्टर गांधी जी का रहता था, पूरा चैप्टर गांधी जी का रहता था और एक छोटा सा पार्ट डॉक्टर अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर का काम क्या था कि जो दीनहीन लोग हैं, दुखियों के लिए उन्होंने काम किया था, गरीबों के लिए काम किया था, निचले तबके के लोगों के लिए काम किए थे। तो वो चीज़ें मुझे उसके प्रति आकर्षित किया कि मैं उससे बिलोंग करता था। मैं दीनहीन दुखियों के समाज से आया, गरीब परिवार से आया और शोषित परिवार से फिर मैं आया। तो मुझे लगने लगा कि मुझे भी अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल करके आगे मुझे काम करना। उस दिन से वो मेरे आइडिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप अभी शिक्षक करते हैं, तो क्या पहले बचपन से ये सारे आपके सपने थे या फिर बाद में ये? नहीं, ऐसा नहीं रहा। देखिए, लोग का होता है तो मुझे लगता है कि हमारे देश में बचपन से कोई शिक्षक बनना नहीं चाहता। बचपन से तो मैं भी बचपन से शिक्षक बनना नहीं चाहता। मैं बचपन से एक मेरे साथ तमन्ना था कि मैं कलेक्टर बनूँ और कहाँ का कलेक्टर बनूँ वो भी मैं डिक्लेयर किया था। मैं बस्तर का कलेक्टर बनने की मेरा बहुत शौक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बस्तर मध्य प्रदेश का अंतिम छोर था और बस्तर में उस समय कपड़े भी लोग नहीं पहनते थे, खाने की तो दूर, महुआ को खाते थे, पिपरी को खाते थे, पीपर के नीचे बोरा बिछा के रखते थे, पीपल का फल जो गिरता था उसको खाते थे, चावल भी उनके पास नहीं रहता था। हमने पढ़ाई की थी, उसको पढ़े थे कि वहाँ की आदिवासी समाज हमारे मूल जो भारत के मूल नागरिक थे, SC ST OBC के साथ उनको खाने का, पीने का, स्वास्थ्य मुहैया नहीं था और इतने दूरांचल होने के बाद कलेक्टर वहाँ जाते थे, जरूर कोई ना कोई कलेक्टर बनते थे, लेकिन मुझे लगता था कि कलेक्टर वहाँ कोई काम नहीं कर पाता। तो मेरी दिली इच्छा था कि यदि मैं कलेक्टर बनूँ
तो मैं बस्तर जैसे दूरांचल क्षेत्रों में कलेक्टर बनूँ, वहाँ स्कूल खोलूँ, पेयजल की व्यवस्था अच्छा करूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, स्त्रियों की दशा ठीक करूँ और गरीबी जितना हो सके वहाँ से मिटाने का मैं प्रयास करता हूँ। सर हम जब आप वहाँ पदस्थ हुए तो वहाँ पे स्कूल का नाम क्या था और स्कूल की क्या स्थिति थी उस टाइम पे, आप इसके बारे में बताएं। 5 नवंबर 2009 को मैं शासकीय हाई स्कूल डोमापुर में एज ए व्याख्या था ज्वाइन किया। शासकीय हाई स्कूल डोमापुर नाम से संचालित 2011-12 की बात है। 2012 में वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बना। मैं खुद उसमें पानी डाल के तैयार किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि ये बिल्डिंग अच्छा बनाओ, तो किसी बिल्डिंग में इस भविष्य गढ़ने वाला, इस गाँव के भविष्य गढ़ने वाला। और जब भी खाली मिलता था तो उसमें 2 ही पीरियड में पढ़ाता था, 9वीं और 10वीं, बाकी पूरा समय मैं बिल्डिंग में लगा। बिल्डिंग आज जिले का बेहतरीन बिल्डिंग में से एक बना हमारा बिल्डिंग। और 12 में फिर हम वहाँ पर आगे, आने के बाद पूरा सुसज्जित करना शुरू किए, धीरे धीरे करके। और आज हमारा बिल्डिंग आप खुद देख के आए हैं, तो मेरे से ज़्यादा बयान तो आप ही कर सकते हैं। कलेक्टर साहब भी आज देख के आए हैं, चाहे तो कलेक्टर साहब से भी हम चर्चा आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वास्तविक में हीरो तो वो नहीं होते जो टीवी में देखे जाते हैं, थिएटर में देखे जाते हैं। हीरो तो वो होते हैं जो रियल ज़िंदगी में लोगों के भविष्य के लिए कुछ करते हैं। और मैं तो कुंज किशोर जी एक हीरो से कोई कम नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हम अगर देखेंगे, सीखने को मिलेगा, हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें भी अन्य किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि अपने लिए तो आपने कई बार सुना होगा कि कहते हैं कि हम अपने लिए तो रोज़ जीते हैं, या दूसरे के लिए जीते हैं तो जीने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि सही है बात जी। मैं स्थापत्य में ही नहीं ध्यान दिया, पूरे बिल्डिंग को रंग रोगन करवाया, उसके साथ साथ वहाँ की जो गरीबी थी, वहाँ के बच्चे काफ़ी गरीब बच्चे और वही इसमें पढ़ते थे मेरे स्कूल में। तो ये जो शुल्क होते थे, शिक्षण शुल्क, फीस परीक्षा के लिए, वो नहीं दे पाते। तो मैं प्रतिवर्ष आज भी 15-20 विद्यार्थियों का शुल्क मैं अपने वेतन से पे करता हूँ। और जो टॉप किए वहाँ पर नाम ही मैं गिना दूँगा, ललिता कश्यप, उसको मैंने 5000 का चेक दिया। उसके बाद एक टॉपर हमारे थे सरला साहू, उसको भी मैंने चेक दिया। अभी जो टॉप किए थे उसको मैंने लैपटॉप दिया। इसके पहले कोरोना काल में पूजा पटेल टॉप की थी, तो उसमें ऑनलाइन का पढ़ाने का एक प्रचलन था। टॉपर बच्चे के पास मोबाइल एक एंड्रॉइड, मैंने उसको एक एंड्रॉइड मोबाइल प्रोवाइड किया। तो और जिस बच्चे के पैर में चप्पल जूता नहीं रहता है, प्रेयर में मैं थोड़ा वॉच करता हूँ, कौन बच्चे के पैर में जूता चप्पल नहीं है। यदि लड़की रहती है तो मैडम को भेज के उसका नाम लिया, और लड़के रहते थे एक्चुअली उसके पास चले जाता हूँ, अंदाज से फिर मैं जूता चप्पल दूसरे दिन प्रेयर भी उसको प्रोवाइड कराता हूँ। ड्रेस मटेरियल, स्पोर्ट, पैंट, ये चीज़ें मैं उनको देता हूँ। और उनके आगे बढ़ने के लिए मैंने यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया। हाँ, ये चीज़ें मैंने देखा कि उनका जो ड्रेसेस थे बच्चे लोग का, ये उसमें बदलाव था। तो ये कैसे आपने प्लान किया? कि मैं भी जब स्टूडेंट था, मेरे पुराने और कितने भी स्टूडेंट रहे होंगे, हम जब से होश संभाले तब से उसी ड्रेस को हम देखते थे सरकारी स्कूल में। एक आदत से पड़ गई कि इस ड्रेस कब भागे। मुझे भी लगता था ये ड्रेस से छुटकारा कब मिले। जब मैं टीचर बन गया तो उसी दर्द को मैं समझा, और बच्चे लोग भी मुझे बोले कि सर ये ड्रेस हमको बहुत ख़राब लगता है, सारे लोग देख लेते हैं और ये सरकारी का मुझे भाते रहते हैं। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा आप लोग के साथ, सोचा हम लोग कि आप लोग पढ़िए और आप लोग को एक नया बढ़िया चमचमाती ड्रेस कोड मैं देता हूँ। और वो कपड़े भी मैं वहाँ से मिल से मंगाया, और मिल से मंगा के एकदम सस्ते रेट पे मैं बच्चों को, जितना रेट में मिल से मंगाए थे उससे भी कम रेट पे हम बच्चों को प्रोवाइड किए। गरीब तबके के जो बच्चे थे वो तो हमने फ्री में प्रोवाइड किए, और जो सही बच्चे थे उनको फ्री अपने स्कूल से। सर आज टोटल जो दर्ज संख्या है वो क्या? आज हम 37 से आगे बढ़ करके 303 दर्ज संख्या पर पहुँचे हुए हैं। और चूँकि इस साल मेरा विद्यालय आत्मानंद हिंदी विद्यालय जिले का प्रथम विद्यालय के रूप में प्रस्ताव गया हुआ है, तो आगामी मुझे लगता है कि 1000 से कम बच्चे
हिसाब से, जिस हिसाब से देखा जाए कि इन आप 2010 में आपकी मतलब वहाँ पर शुरुआत हुई, 12 में आप लोगों ने वहाँ प्रवेश किया। कुछ टीचरों के लिए हमने कुछ काम किया सर। टीचर को मैं मोटिवेट करने के लिए अपने खुद के टीचरों को मैंने उत्कृष्ट प्रबंधन, जो सही समय पे आते थे उसको उत्कृष्ट प्रबंधन का अवार्ड देता था। जो अनुशासित रहते थे अनुशासित का अवार्ड दिया। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे थे उन्होंने सांस्कृतिक अवार्ड मैंने दिया। साहित्यिक में तो मैं अपने स्कूल के टीचर को भी मोटिवेट करने के लिए अवार्ड दिए। और साथ ही साथ हमारे अंचल 10 उत्कृष्ट शिक्षक जिसका काम अच्छा रहता था सर्वे करा के उसको मैं ज्ञान कुंज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करता था। और 15 ऐसे रिटायर्ड शिक्षक को जो मुझे पढ़ाए थे मेरे सर जी, जो स्वर्गवासी हैं जी, श्री राम कृपाल पटेल जी। हाँ, तो उनके नाम से मैं जो रिटायर्ड टीचर थे उसको ज्ञान कृपाल अवार्ड से मैं सम्मानित करते रहता हूँ शिक्षक दिवस के अवसर से। और पिछले साल पिज्जा में जो उपवास से हमारे मैडम उनके लिए भी हमने हैंड बैग हासिल किए थे। परीक्षा में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके लिए भी हम बहुत अवसर भाग देते हैं और बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं कि बच्चे हमारे सब कुछ हैं। तो ये शिक्षकों को एक अच्छा मोटिवेट काम करने के लिए काम। सर वहाँ पे हमने जब आपके स्कूल में जब हमने प्रवेश किया तो वहाँ पे सर देखा तो बहुत सारे फ़ोटोज़ लगे थे महापुरुषों के, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, और बहुत से ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं ये कैसे फिर आपके ख्याल है कि ये सारी चीज़ें होंगी? जी देखिए, नाम के बारे में भी बताएंगे, नाम कैसे आपने रखा? हाँ, स्कूल का नामकरण करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल में सावित्री देवी फुले का नाम मैं चलाता था। मेरे लोकल परीक्षा के जो रिजल्ट होते थे उसमें मोनो में सावित्री बाई फुले का मोनो लगाता था। मेरा दिली इच्छा था कि सावित्री बाई फुले ने जो किया इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के शिक्षा के लिए, वो उसको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो मेरे मन में वही था। मैंने 3-4 साल तक मोनो लगाया सावित्री बाई। मैं लेटर पेड में भी सावित्री बाई फुले की चित्र अंकित करवा के मैं लेटर पेड में कामकाज करता। 2020 की बात, 19 में ये जो कन्याशाला बांध रहे हैं हमारे माननीय विधायक महोदय जी सावित्री बाई फुले कन्याशाला का नामकरण करें। मेरा पहले वही इरादा था कि मेरा विद्यालय का नाम सावित्री बाई फुले। अब दूसरा ऑप्शन में मेरे पास जाना पड़ा मुझे कि देश का प्रथम शिक्षक कौन है, देश का प्रथम वास्तविक शिक्षक कौन है। तो देश का प्रथम वास्तविक शिक्षक मुझे नजर आया महात्मा ज्योतिबा फुले। तो मैंने कहा कि मेरा स्कूल भारत के प्रथम शिक्षक के नाम से यदि होते हैं तो उससे बड़ा गौरव की बात मेरे जीवन में कुछ नहीं सकती। और इसके लिए मैंने नाम सुना है और विधायक मैडम ने बहुत सहयोग किया, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किए। कुछ लोग काफ़ी विरोध किए, लेकिन विरोध करने वाले लोग करते रहे, सहयोग करने वाले लोग करते रहे। मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे गांव के जनप्रतिनिधियों की अर्जी को सुना, विधायक महोदय के बातों को मान हमारा विद्यालय का नामकरण महात्मा ज्योतिबा फुले शासकीय विद्यालय में। हम बहुत कौन से साल ये हुआ है अभी कोरोना काल 2021 में आगे से बहुत सुंदर लगा हमको। बच्चे लोग भी बहुत खुश हैं। और रही बात हमारे विद्यालय के संतों गुरुओं की जो विचारधारा है, मैं मानता हूँ कि मैं MSc कर लूँगा, BA कर लूँगा, वकील बन जाऊँगा, लेकिन आपके अंदर एक तर्क की अभाव। तो तर्क हमें कहाँ से आएंगे? हमारा जो संतों गुरुओं ने जो काम किया, गुरु घासीदास जी ने कहा कि मन के एक समय तर्क वहाँ से आए। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने नहीं कहा, गुलामगिरी ने लिखा, गुलामों से सावधान रहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तो बातें छोड़ी कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी को पलट दिया, स्वर्ग बना दिया हमारी ज़िंदगी। माता रमाबाई भी, APJ अब्दुल कलाम भी, साहू जी महाराज, हमारे क्रांतिवीर वीरेंद्र सिंह जी, आदिवासी हमारे वीर नारायण सिंह जी। तो ऐसे जो हमको हमारी ज़िंदगी को एकदम अच्छे बनाए ऐसे ऐसे लोग।
पेरियार साहब का फोटो है, कबीर दास जी का है, गुरु घासीदास जी का है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी हैं, और वैज्ञानिकों में भी हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों का फोटो है। इनसे बच्चे इंस्पायर होते हैं। रोज जब किसी चीज़ को देखते रहते हैं तो उसके दिमाग में उसका विचार में बैठ जाता है। मेरा वही उद्देश्य है कि संतों गुरुओं से शिक्षा लेके एक सच्चे मार्ग पर विद्यार्थी चलें, क्योंकि पाठ्यक्रम में इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैंने पाठ्यक्रम से हट करके बच्चों को सही मार्ग में लाने के लिए मैं संतों गुरुओं की जो तस्वीरें हैं, उनके विचार हैं, उनको इसके उपयोग में आगे हम जानना चाहेंगे। आपको सबसे पहले तो हम दर्शकों के साथ आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि आप राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए। तो ये सम्मानित आप कब से आपको सबसे पहले सम्मान मिली? मैं शुरुआत में टीचरों को बहुत सम्मान किया, आज भी मैं सम्मान करता हूँ। और मैंने इस सम्मान की प्रथा को इसलिए कहा कि सम्मान मिलने से कोई भी व्यक्ति में एक ऊर्जा आ जाती है और वो अपनी पूरी संपूर्ण ऊर्जा के साथ काम करेगा। जो काम कर रहा है उसको सही दिशा में पुरस्कार भी मिले तो अच्छी बात है। तो मैंने कभी मेरे मन में नहीं सोचा कि मुझे पुरस्कार मिले, मैं लोगों को पुरस्कृत करता हूँ। कभी मैं अपने लिए पुरस्कार के लिए काम नहीं किया। बच्चों को मैं पुरस्कृत किया, ज्ञान को सम्मान को दिया, आदर्श विद्यार्थी का सम्मान दिया, गांव के लोगों को आदर्श नागरिक का सम्मान मैंने संविधान दिवस के दिन 20 जून को दिया। तो कुल मिला के मैं लोगों को सम्मान करता हूँ। अब राज्य सरकार को ऐसा लगा कि इनको भी सम्मान किया जाए, तो यहाँ से एक प्रस्ताव गया, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने उस पर सर्च मारे और उनको लगा कि हमारे जिले का एक उत्कृष्ट विद्यालय है और इसमें उत्कृष्ट विद्यालय बनाने में जिस शख्स का हाथ है उस शख्स को भी पुरस्कृत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद उस जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी महोदय और मेरे उपक्रांतिकारी बच्चे। मेरे असली पुरस्कार वही है और असली पुरस्कार आज भी मुझे मिला जब कलेक्टर साहब मेरे स्कूल में आए और उन्होंने सारा चीज़ देखे, चाकू पर उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथों से मेरे पीठ थपथपाए कहा वेरी गुड। तो मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं कलेक्टर साहब को बहुत बड़ा आभारी हूँ और उनके आदेश और निर्देशों का पालन करते हुए जिले के सर्वोत्कृष्ट नहीं बल्कि देश के सर्वोत्कृष्ट स्कूल के रूप में मैं उस विद्यालय को परिवर्तित करना चाहता हूँ। आगे और क्या विचार है स्कूल के लिए? आगे मेरा 2-3 प्रोग्राम्स हैं मेरे मन जहन में। जो बात है, सबसे पहले तो स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं विद्यालय में क्लासेस चला रहा हूँ। दूसरी चीज़ है प्रतियोगी परीक्षा की, मैं स्कूल बेस से ही उसको तैयार करूँगा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करूँगा। एक बेसिक चीज़ें मैं शिक्षा की पाठ्यक्रम वहाँ खोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो कुर्मी समाज, तेली समाज, ओबीसी समाज के लोग बहुत हैं, कृषि कार्य में हम लोग दक्ष होते हैं। तो यदि कृषि का पाठ्यक्रम अच्छे से जाता तो उनको कृषि कार्य में हम यदि कुछ अच्छे से पढ़ा पाते तो अपने जीवन को शायद सुदृढ़ कर पाते। तो 2-3 कोर्स है जो मैं उस विद्यालय में चाहता हूँ, एक कृषि का हो जाए मेन और एक ऑटोमोबाइल का हो जाए और इस तरीके से जो औद्योगिक चीज़ें हैं, व्यवहारिक चीज़ें, व्यवसायिक पाठ्यक्रम में भी बढ़ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा वही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें और उस पढ़ने के बाद उस पढ़ाई से जीना शुरू करें, अपने लाइफ में वो कुछ कर सकते हैं उस पढ़ाई से। ऐसा पढ़ाई मैं देना चाहता हूँ। सर, इतना ज़्यादा मतलब आपके अंदर में जो बदलाव की जो भाव, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरे ज़िंदगी का श्रेय तो सबसे पहले गरीबी को। हाँ, शायद मैं गरीब नहीं होता तो स्थिति अलग होती। तो जिन्होंने भी मुझे गरीब घर में पैदा किया, सबसे पहले तो मैं उसको धन्यवाद, क्योंकि गरीबी ने मुझे लड़ना सिखाया, गरीबी ने मुझे आगे बढ़ना सिखाया। और दूसरी बात, उस मेरे लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाने वाली मेरी पत्नी, उन्होंने हर कदम मेरा साथ दिया और साथ होने के कारण हम बहुत बड़े मूवमेंट को जीत पाए। समाज, प्रशासन और कुछ और असामाजिक तत्व उसमें बहुत घेरते थे, फंसाने की कोशिश करते थे, गिराने की कोशिश करते थे। बहुत बार हमारी शिकायतें भी दर्ज हुई प्राथमिक शाला में जब हम लोग थे। तो जो अच्छा करेगा उसका शिकायत हो गई, यदि आपका शिकायत नहीं होता है तो आप अच्छा नहीं कर पाते। तो इसमें मेरे परिवार के लोगों ने मुझे सहायता की, जिसमें सबसे अच्छा मेरी पत्नी, वो आज भी मुझे बहुत सहायता करती है।
हमारे बच्चे लोगों ने मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे दोनों बच्चे बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरे ससुर जी हैं जो फ्रीडम मतलब भूतपूर्व सैनिक थे, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा संबल दिया, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो। जब जब भी मैं कमज़ोर होता था तो मेरे ससुर जी का बहुत बड़ा हाथ। किशोर जी, आगे आप संदेश देना चाहेंगे छात्रों को, लोगों को? मैं शिक्षक साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे सिर्फ नौकरी के लिए अपनी ज़िंदगी न जिएं, वो बच्चों के लिए जिए, मज़े से पढ़ाएं, आनंद पूर्वक यदि जीना सीख गए और बच्चे को अपना मान लिए तो वो टीचर जिंदगी में खुश नहीं। बच्चों के लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि हमारे देश का हर बच्चा, अधिकांश बच्चे, वो अपने खड़े होकर के ज़िंदगी जिए और महापुरुषों के रास्ते में चलकर जीना सीखें, सच की ओर भागें, झूठ को छोड़ें। तो निश्चित नौकरी पाना कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप सच मार्ग पर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसको मदद मिलेगी। और हमारे जनता से मेरा अपील है कि शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाएं, थोड़ा तुम लोग भी सहयोग करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज, पालक, बालक, पाठ्यक्रम, बहुमुखी प्रतिभा के धनी सब लोग मिल करके हम काम करेंगे, तभी शिक्षा की इस व्यवस्था को दुरुस्त करना है। ये मेरा संदेश है सब लोग। डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सब के विचारों के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी शिक्षा अच्छी है। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आपके जीवन परिचय, आपके किए हुए कार्य की हम सराहना करते हैं और बहुत ही हमें अच्छा लगा और दर्शकों को भी सीखने को मिलेगा कि हम वास्तविक में रियल हीरो तब होंगे जब किसी दूसरे के काम आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे फिर ऐसे ही किसी एक अच्छे व्यक्ति से फिर आपको मिलाएंगे दर्शकों, तो आप सब बने रहिए। आप सब लोगों को सादर जय भीम, जय सतनाम। आप सभी लोगों को नमस्कार।